और मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा था जो बिल्कुल अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन उनको लगभग आधा रामचरितमानस याद रहा करता था। सर, जब हम आपके बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि आपका जो पूरा जीवन है वो साहित्य के प्रति और हिंदी के प्रति समर्पित रहा है। तो सर, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में, क्या वो इंसिडेंट्स हुए जिसने आपको साहित्य के प्रति और हिंदी के प्रति आकर्षित किया? 1949 में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय 14 सितंबर को हिंदी दिवस को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली और तब से विविध रूपों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि अभी जो हमारा समाज है वो मुख्यतः इंग्लिश के तरफ भाग रहा है, उसमें हिंदी के प्रति बच्चों के बीच में किस प्रकार का आकर्षण है? ये जापान का जो आपकी यात्रा है, इस पे हम बाद में आने वाले थे, लेकिन अभी आपने मुद्दा छेड़ दिया है, तो सर अपने वहाँ पर आपका कैसे चयन हुआ और वहाँ पे आपके किस प्रकार के अनुभव रहे जापान में? सर, वहाँ पे रहते हुए आपको किस प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए डिफिकल्ट हो? नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही विथ राजेश का स्पेशल एपिसोड सफलता के राही, और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में एक खास व्यक्ति जुड़ने वाले हैं। उनका परिचय करवाने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हिंदी माँ के ऐसे ही सुपुत्र जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहराया है, एक कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के तौर पे काम कर रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाता हूं डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे सर से। नमस्कार। जिनका हिंदी में बहुत नाम है, जिनको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है और बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। विशेषतः सर का जो कार्यकाल है, जापान में भी सर ने हिंदी का ज्ञान बच्चों तक पहुंचाया है। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी दिवस आपके लिए क्या महत्व रखता है? देखिए, हिंदी दिवस हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए शुरू हुआ था अवश्य, लेकिन यह सामान्य लोगों में हिंदी के प्रति एक जागरूकता फैलाने का कार्य करता है और यह सरकारी कार्यालयों के द्वारा मनाया जाता है। महाविद्यालयों विद्यालयों में तो कहीं न कहीं हिंदी के प्रति एक जागरूकता, हिंदी से प्रेम रखने वालों के प्रति एक उत्साह उत्पन्न होता है और तमाम तरह के आयोजन इसी बहाने हो जाते हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में कहीं न कहीं हिंदी दिवस महत्वपूर्ण योगदान इसका है। सर, हिंदी दिवस मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई है और आप व्यक्तिगत उस दिन पे किस प्रकार से कार्यक्रम करते हैं? 1949 में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय 14 सितंबर को हिंदी दिवस को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली और तब से विविध रूपों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मैं अक्सर जिस महाविद्यालय में बीके बिरला महाविद्यालय में जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर हम लोग हिंदी सप्ताह मनाते हैं और उस हिंदी सप्ताह में अलग जैसे कभी निबंध प्रतियोगिता, किसी दिन भाषण प्रतियोगिता, काव्य वाचन प्रतियोगिता, गीत गायन प्रतियोगिता, तो अलग अलग 7 दिन 7 प्रतियोगिताएं होती हैं। 8वें दिन उसका समापन समारोह होता है और व्यापक पैमाने पर विद्यार्थियों की सहभागिता रहती है। एक तरह से उत्साह का वातावरण एक सप्ताह तो रहता ही है, हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच भी और नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच भी। सर, समाज में और विशेषतः युवाओं में किस प्रकार का उत्साह, जोश हिंदी दिवस को लेकर के नजर आता है? क्योंकि अभी जो हमारा समाज है वो मुख्यतः इंग्लिश के तरफ भाग रहा है, उसमें हिंदी के प्रति बच्चों के बीच में किस प्रकार का आकर्षण है? देखिए, अंग्रेजी से हिंदी को कोई संकट नहीं है जी। मेरा मानना यह है कि भाषा तो व्यक्ति को हर तरह की आनी चाहिए। दिक्कत वहाँ से थी जब भाषा को यानी अंग्रेजी को विशेष करके रोजगार से जोड़ दिया गया था जी। तो एक समय था जब विशेष करके विद्यार्थी अंग्रेजी की तरफ आकर्षित हो रहे थे, लेकिन उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। वरना भाषा तो हमारी पहचान होती है, हमारे राष्ट्र की, हमारी संस्कृति की, तो अपनी भाषा के प्रति लोगों में प्रेम है। अंग्रेजी से जो लोग जुड़ते हैं उसका मुख्य कारण है रोजगार, लेकिन अब हिंदी भी रोजगार देने में सक्षम होने लगी है।
तो धीरे धीरे वो विचार बदल रहा है। सर, जब हम आपके बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि आपका जो पूरा जीवन है वो साहित्य के प्रति और हिंदी के प्रति समर्पित रहा है। तो सर, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में, क्या वो इंसिडेंट्स हुए जिसने आपको साहित्य के प्रति और हिंदी के प्रति आकर्षित किया? असल में बचपन में मैं जिस परिवार से था वहाँ पर रामचरितमानस और महाभारत, रामचरितमानस तो मेरे बाबा जी हर दिन पढ़ा करते थे शाम को, और मैंने देखा था कि बहुत सारे निरक्षर लोग बैठ करके सुना करते थे। और मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा था जो बिल्कुल अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन उनको लगभग आधा रामचरितमानस याद रहा करता था। तो कहीं ना कहीं वहाँ से साहित्य के प्रति एक प्रेम बढ़ने लगा, और मेरा मानना था, अब भी है, कि साहित्य शिक्षित और शिक्षित सबके जीवन को प्रभावित करने का कार्य करता है। तो साहित्य के प्रति लगाव तो एक तरह से मैं कहूँ कि बचपन में मैं कोई एक दिन निश्चित नहीं कर सकता, लेकिन जब से मैं थोड़ा बहुत समझने लगा साहित्य को, कहानियों को, तब से साहित्य के प्रति एक लगाव शुरू हो गया था। सर, बचपन की कोई ऐसी घटना जहाँ पे आपने किसी महाविद्यालय में, किसी स्कूल में, किसी स्पर्धा में आपने पार्टिसिपेट किया हो और उसने आपको मोटिवेट किया हो इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए? हमारे यहाँ हिंदुस्तानी प्रचार सभा नहीं, हिंदुस्तानी हिंदी प्रचार सभा, मैं जिस देवरिया जिला से हूँ वहाँ पर एक हिंदी प्रचार सभा का कार्यालय था, तो वहाँ पर मैं कभी कभी जाया करता था जी। जब मैं स्नातक में गया तो एक बार विद्यानिवास मिश्र जी वहाँ पर आए थे भाषण देने के लिए। जी। बहुत बड़ा नाम है। हाँ, बड़ा नाम है, मुझे याद नहीं कि किस आयोजन पर आए हुए थे। और एक व्यक्ति जो बिल्कुल भारतीय पंडित के वेश में, धोती कुर्ता गमछा चंदन लगाया हुआ, धारा प्रवाह हुआ व्यक्ति, संस्कृत बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है। उस समय मैं बीए प्रथम वर्ष में था और मेरे मन में उस समय से साहित्य के प्रति, विशेष करके गद्य के प्रति जी एक लगाव हुआ, और वो लगाव इतना रहा कि मैं बताऊं कि जब मैं बाद में चल करके गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय में आया, तो मैंने अपने गाइड से कहा कि मैं विद्यानिवास जी के निबंधों पर शोध कार्य करना चाहता हूं जी। और बिना हिचक वो तैयार हो गए। बाद में मैंने उस पर शोध कार्य किया और अब तो मेरे जीवन के अंग बन चुके हैं उनके निबंध और उनकी बातें। सर, आपकी शैक्षणिक योग्यता कहाँ से हुई है और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स? भाई, मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक छोटे से गांव परसिया अजमेर का रहने वाला हूं। गांव में एक प्राइमरी पाठशाला थी, प्राथमिक विद्यालय था, वहीं से मैंने पढ़ा। 6वीं से 10वीं तक की परीक्षा वहां से 1 किलोमीटर दूर गड़ेर एक शहर है, कस्बा है, वहां पर हुई। बाद में 11वीं 12वीं मैंने हमारे यहाँ एक श्री कृष्ण इंटर कॉलेज बरहज में मैंने वहाँ से किया। बीए मैंने किया देवरिया से, एमए मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया और पीएचडी की पढ़ाई मैंने मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बीएड भी मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही किया था। तो एक तरह से मुंबई आकर के मैंने डिग्री के क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की मुंबई विश्वविद्यालय से। सर, मुंबई में कौन से वर्ष में आप आए यहाँ पर? मैं 1998 में 1998 में एमए की परीक्षा दे करके मैं यहाँ पर आ गया था। मेरे रिश्तेदार रहते थे ससुराल पक्ष के, वहीं पर आया। फिर उसी वर्ष मैं मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़ा और चूँकि एमए बीएड था तो सांता क्रूज के ही एक विद्यालय में मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने पीएचडी की, फिर बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज है एसएनडीटी का ग्रांट रोड में, वहाँ गया। बाद में बीके बिरला महाविद्यालय में वैकेंसी आई, रिक्ति आई, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर हुआ। और 2019 से 2021 तक 2 साल में टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में जापानी बच्चों को हिंदी पढ़ाने का कार्य किया। वहाँ से लौटने के बाद पुनः बीके बिरला महाविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में हिंदी की सेवा कर रहा हूँ। ये जापान का जो आपकी यात्रा है, इस पे हम बाद में आने वाले थे, लेकिन अभी आपने मुद्दा छेड़ दिया है। तो सर, अपने वहाँ पर आपका कैसे चयन हुआ और वहाँ पे आपके किस प्रकार के अनुभव रहे जापान में?
चयन के लिए उनकी एक अपनी प्रक्रिया होती है जो ICSSR से थोड़ी अलग है। जी वो विदेश मंत्रालय दूतावास के माध्यम से अपने परिचितों के माध्यम से पता कराते हैं। तो मैंने 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी, तो जापान से एक बड़े पुराने विद्वान थे, हैं अभी जीवित हैं, जी डॉक्टर तोशियो तनाका, ओके जो टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडी में अध्यक्ष हुआ करते थे, वो उस समय आए थे। तो थोड़ा परिचय उनसे था। उसके बाद प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त हैं और लगभग 20 वर्षों तक विदेशों में हिंदी सेवा का कार्य किया है। तो इनके माध्यम से मेरा नाम गया वहाँ पर। तोशियो तनाका जी ने एक तरह से उस पर मुहर लगाई कि मैं उनके योग्य हूँ। फिर एक ऑनलाइन साक्षात्कार हुआ और मेरे बायोडाटा वगैरह गए। फिर चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद फिर बाकी प्रक्रियाएं, विश्वविद्यालय से छुट्टी मिलना, वहाँ के एम्बेसी को, दूतावास को सारी सूचनाएं देना। तो एक लंबी प्रक्रिया थी जो 4-5 महीने में धीरे धीरे आगे पूरी हुई। लेकिन उसके जो कर्ता धर्ता थे प्रोफेसर तोशियो तनाका और प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण, इन लोगों की वजह से ही मैं टोक्यो पहुंच सका। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन लोगों को कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को इन्होंने वहां पहुंचाया। सर वहां पे किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा, विशेष तौर पे आप यहाँ के बच्चों को जब हिंदी पढ़ाते हैं और जब वहाँ के बच्चों को आपने हिंदी पढ़ाई, तो दोनों में आप किस प्रकार का अंतर देख पाते हैं? देखिए, जापान और भारत के लोगों में एक अंतर है जी। व्यवहार के रूप में, संस्कृति के रूप में। वो लोग काम के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं, चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें। मतलब हम कह सकते हैं कि दीवाने हैं जो उनको काम दे दिया गया है। तो जब मैं गया वहाँ पर तो एक कक्षा में 25 विद्यार्थी थे और स्नातक में कुल 4 कक्षाएं होती हैं, तो 100 विद्यार्थी थे। 2 विद्यार्थी स्नातकोत्तर स्तर पर भी थे। मेरी बातें हुई तो वो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, परीक्षा के बाद उनका चयन होता है, फिर विषय निर्धारण विश्वविद्यालय करता है। जी। लेकिन मैंने ये देखा कि वे जो विद्यार्थी थे अपने काम के प्रति समर्पित, उनको जो काम दे दिया जाए वो बड़ी ईमानदारी से करके आते थे। समय के प्रति वो विशेष एक तरह से प्रतिबद्ध थे कि अगर 7:10 पर कक्षा शुरू होती है तो 7:05 पर विद्यार्थी उपस्थित हो जाएंगे, कक्षा में सारे उपस्थित हो जाएंगे। अब वहाँ के नियम के अनुसार जो देर से आएगा वो तो एक स्लिप, एक पर्ची लेकर के आता था कि ट्रेन देर हो गई अगर 5 मिनट देर से आया तो शिक्षा के प्रति ईमानदारी मुझे विशेष आकर्षित करती थी उन बच्चों की। सर वहाँ पे रहते हुए आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऐसी कोई चीज जो आपके लिए डिफिकल्ट हो? ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। असल में क्या है, वहाँ पर सबसे बड़ा संकट भाषा का है। भाषा का, जी। हम भारतीय लोग हैं और भारतीय तो हम बाहर निकलते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि हम अपने कुत्ते बिल्ली पक्षियों से भी बात करते चलते हैं। भाषा की स्थिति वहाँ पर ये थी कि कोई बात करने वाला नहीं था। अच्छा। महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में तो जाने पर अध्यापक थे, बच्चों से हिंदी में बात हो जाती थी। लेकिन एक बार जब आप वहाँ से निकलिए तो लोगों के समुद्र में, प्रवाह में कोई ऐसा नहीं दिखता था जिससे आप बात कर सके, हो सके। आपको जान करके हंसी आएगी कि 3 दिन लगभग जाने के बाद तो बड़ी निराशा सी छा रही थी और अचानक कौवा बोलने लगा। और मुझे आज भी याद है कि उस कौवे का बोलना लगा, ये आवाज़ मेरी जानी पहचानी है। जी। क्योंकि मैं जहाँ पर मेरा आवास था, बड़ा घर था और बगल में एक बड़ा गार्डन था, बहुत सारे पेड़ थे। कौवा बोला तो मुझे लगा ये आवाज़ अपनी जानी पहचानी से लग रही है, कहीं हिंदुस्तान में तो नहीं आ गया। तो फिर भाषा की सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या थोड़ी भोजन की थी, क्योंकि मैं शाकाहारी था और शाकाहारी का वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो खैर वो तो अपने हाथ में था, खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती थी, विश्वविद्यालय द्वारा सारी सुविधा दी गई थी, तो बना करके भोजन हो जाता था। लेकिन अगर आप समस्या कहेंगे तो भाषा की समस्या ही थी। धीरे धीरे मैंने थोड़ी जापानी सीखी। अच्छा। काम चलाऊ, जिससे थोड़ा बहुत लोगों से इंटरेक्ट कर सके, हो सके।
इंटरेक्ट तो नहीं, लेकिन बातचीत, अपना काम चला सके, बाजार काम में चलाऊं। कहीं गए तो कहाँ जा सके, कहाँ जी। जाना है, क्या खरीदना है, इतना सीखे। विश्वविद्यालय इस सब के क्षेत्र में काफी सहयोग करता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए अभी और कौन से प्रयास करने बाकी हैं? आ, देखिए, हिंदी वैश्विक स्तर पर स्थापित हो रही है। जी। और जयंतीलाल नौटियाल जी ने एक अपने सर्वे में बताया कि दुनिया में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी हिंदी है। है। जी। ये बात सही है। उसके कई सारे कारण हैं। एक कारण तो यह है कि आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि भारत में भी एक बड़ा वर्ग है जो बोलता है हिंदी में, जीवन यापन हिंदी में होता है, लेकिन जब जनगणना होती है तो अपनी भाषा हिंदी नहीं बताता नहीं है। बताती है। इसलिए भाषा के क्षेत्र में हिंदी पीछे रह गई। चली जाती है। और विश्व स्तर पर हिंदी को पहुंचाने के लिए सिनेमा ने बड़ी भूमिका निभाई है। निभाई है। भारत एक विश्व बाजार है, जी। और उस विश्व बाजार के लिए दुनिया हिंदी सीख रही हो। आपको आश्चर्य होगा कि चीन जैसे देश अपने अनेक विश्वविद्यालयों में हमारी भाषा समझने के लिए हिंदी पढ़ाना शुरू किए हैं। जापान में तो हिंदी पढ़ाने की शुरुआत 1900 से पहले हो गई थी, और 1868 में जब वो कपड़ा के क्षेत्र में रोजगार को अपना एक बड़ा क्षेत्र बना रहा था, पश्चिम के देशों को चुनौती देने के लिए, उस समय वहाँ पर लगभग 1890 के आसपास एक विचार आया, चर्चा हुई लोगों में, और उस समय उन्होंने भारत से जुड़ने के लिए हिंदुस्तानी पढ़ाना शुरू किया अपने विद्यालयों में। और मुझे लगता है कि जापान का टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज वह विश्वविद्यालय है जहां दुनिया में सबसे पहले एक विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ानी शुरू हुई थी। और एक बड़ा योगदान था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जब जापान से आज़ादी के लिए एक बड़ा कार्य कर रहे थे, तो उस विश्वविद्यालय के, जिस विश्वविद्यालय में मैं गया था, मुझे गर्व होता है, वाह क्या बात कि बोस जी के साथ मिलकर के वहाँ के हिंदी विद्यार्थियों ने, क्योंकि उनको तो जापानी आती नहीं थी, जी। जी। अंग्रेजी आती थी, कुछ हिंदी आती थी, तो उन विद्यार्थियों ने बड़ा सहयोग किया। सरकार के द्वारा भी बहुत सारे कार्य आयोजन चलाए जा रहे हैं, जैसे हर दूतावासों में अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं। ICSSR के तमाम आयोजन हैं, जिसमें लोग हमारे यहाँ से जा रहे हैं, विदेशी विद्यार्थियों को भारत में बुलाया जा रहा है। तो संस्कृति और भाषा को जोड़ करके भारत सरकार जो कार्य चला रही है, वो एक बड़ा योगदान है। जो आपका प्रश्न है कि और कैसे आगे बढ़ेगा, जी। मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहूँगा जो विदेशों में जाकर के नौकरियां कर रहे हैं, बस रहे हैं, वो अपनी भाषा का उपयोग करें और अपनी अगली पीढ़ी में अपनी भाषा को पहुंचाएं। वैश्विक स्तर पर हिंदी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, ऐसा कहा जाता है कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। बिल्कुल है। तो आप इसे किस प्रकार परिभाषित करेंगे? देखिए, जो संस्कृति होती है ना, वह हमारे आचरण के साथ चलती है। भाषा जो है वो संस्कृति की संवाहक है। दोनों एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं जी। दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं अपना गांव, घर, देश छोड़ करके, तो हमारे साथ हमारी भाषा जाती है और हमारी संस्कृति जाती है। जी। तो संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भाषा महत्वपूर्ण होती है, और भाषा को परिमार्जित करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए संस्कृति की आवश्यकता होती है। दोनों एक दूसरे को छोड़कर बहुत दूर नहीं जा सकती हैं। तो भाई, मैं तो कहता हूँ कि संस्कृति उस फूल के सुगंध की तरह है जो उसकी महत्ता को स्थापित करती है। तो संस्कृति हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में ढलकर हमारे राष्ट्र की, हमारे भाषा की पहचान बनती है, चाहे हम दुनिया में कहीं जाएं या देश के किसी हिस्से में जाएं। सर, अभी आपने बताया कि जो विदेशी बच्चे हैं
वो हिंदी को पढ़ रहे हैं, उसमें अपने आप को अच्छा एक लेवल पे स्थापित कर रहे हैं। पर अभी हम जहाँ रहते हैं महाराष्ट्र में, यहाँ पे हिंदी और मराठी को लेकर के एक विवाद बीच बीच में पनपते रहता है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूर्णतः राजनीतिक है। जी मैंने महाराष्ट्र के लोगों में देखा है कि जो सामान्य लोग हैं, हिंदी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। भाई ये तो संतों की भूमि है ना, बराबर है। यहाँ तो शिवाजी की राजतिलक होती है और पंडित आते हैं वाराणसी से। वाह क्या बात है। तो हिंदी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। यहाँ के लोग बहुत संस्कृतियों को, बहुभाषाओं को, और जिस मुंबई में हम रहते हैं, ये आर्थिक राजधानी तो है, ये एक छोटा भारत है जी। शायद ही देश का कोई गांव होगा जिस गांव का एक व्यक्ति मुंबई में न रहता हो। हर व्यक्ति अपनी भाषा के साथ जीता है, लेकिन यहाँ भी जोड़ने का काम तो हिंदी करती है भाई, ये तो मानना पड़ेगा जी। अगर व्यापार करना है तो छोटे व्यापारी से लेकर के बड़े एजेंट तक को हिंदी अपनानी पड़ती है। तो भाषा का कोई द्वेष नहीं है। महाराष्ट्र के लोग, यहाँ की संस्कृति किसी से द्वेष नहीं करती है, उल्टा मैं कहूँ कि बाहर से आए हुए लोगों को सम्मान करती है, सहर्ष स्वीकार करती है। तो पूर्णतः राजनीतिक है, वोट के मामले हैं। बाकी मैं तो विद्यार्थियों के बीच रहता हूँ, सामान्य जनता, कहीं पर कोई ईर्ष्या द्वेष है नहीं। हमें उसको छोड़ ही देना चाहिए, उसकी चर्चा न करें तो सबसे अच्छा है। सर आपने अध्यापन के साथ साथ साहित्य में भी बहुत काम किया है। अब बहुत सारी साहित्यिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, तो वो सभी साहित्यिक संस्थाओं और आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है भाई हिंदी के क्षेत्र में। हाँ, मुझे जो काम मिलता है उस काम को मैं सेवा समझ करके करता हूँ। कर्म ही पूजा है वाला सिद्धांत मेरे जीवन में भी रहता है। चाहे मैं एक सामान्य विद्यालय में पढ़ाता था, BM रुइया गर्ल्स कॉलेज में गया, बिरला कॉलेज में आया, अपने काम के प्रति मैं समर्पित रहा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद से मैं जुड़ा, साहित्य को लेकर के ही वैसे मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन में जुड़ा रहा। यहाँ आने के बाद कार्यों की तलाश में थोड़ा बीच में एक तरह से ब्रेक हो गया था, टूट गया था वह क्रम। तो परिषद ने मुझे पहले कल्याण इकाई का अध्यक्ष बनाया, वर्तमान में अभी कोकण प्रांत का मंत्री का पद दिया है उन लोगों ने। तो मैं साहित्य को एक सेवा समझ करके करता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मैंने कोई बड़ा काम किया है। सर साहित्य और अध्यापन दोनों में से आपका पसंदीदा शौक क्या है? आप मुझे संकट में मत डालिए। मैं जब कक्षा में रहता हूँ तो मेरे सामने मेरा विद्यार्थी रहता है। अभी आप लग रहा है कि आप विदेश जाकर आए, एकदम डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं आप। मैं नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे सामने मेरा विद्यार्थी रहता है जी, कोई समझौता नहीं है। मैं समय से विद्यार्थी के सामने जाता हूँ, कभी अधिक विद्यार्थी रहे कम विद्यार्थी रहे, मैं उसको पढ़ाता हूँ जी। साहित्य रचना दूसरे नंबर पर आती है। हाँ। क्योंकि जब तक मैं नौकरी में हूँ तब तक मैं मानता हूँ कि वो मेरी पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। शायद मैं आज ही सोच रहा था कि अगर नौकरी नहीं होती और साहित्य रचना में जुड़ा होता तो मैं काफ़ी कुछ कार्य कर लिया होता। लेकिन भाई हम लोग सामान्य परिवार से हैं ना, जीविका चलाना भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है जीवन का। जी। सर हमारे जो भारत में हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा हमारे बहुत बार नोटिस में आया है कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई हिंदी में संपन्न हो जा रही है पर उनको एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, और छोटे मोटे विद्यालयों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में वो नौकरी कर रहे हैं पर उनको जो मानधन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हिंदी पढ़ने वाले मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। जी। विद्यार्थी डिग्री तो ले रहा है, या कि बड़ी आज की समस्या है जी। लेकिन व्यवहार के स्तर पर हिंदी का, भाषा का जो ज्ञान है वह उस स्तर तक नहीं है जिस स्तर तक उसे चाहिए। मेरे परिचय में तमाम पत्रकार हैं, संपादक हैं
जो कहते हैं कि कोई अच्छा विद्यार्थी हो जो प्रूफ कर सके, अच्छी हाँ, एडिटिंग कर जी, सके, जी, अच्छा लेखन कर सके, ट्रांसलेट कर सके अच्छे तरीके से, ट्रांसलेशन कर सके, तो मिलते नहीं है। मिलते ये नहीं मुझे है। कहने में कोई संकोच नहीं, कोई ये बात नहीं हाँ, है। जी तो जी विद्यार्थियों को अपने आप को तैयार करना चाहिए कि चाहे वो ट्रांसलेशन का क्षेत्र हो, चाहे लेखन का क्षेत्र हो, चाहे प्रूफ का क्षेत्र हो। और बिल्कुल जो है कि पढ़े लिखे लोगों का शोषण हो रहा है, लेकिन केवल हिंदी वालों का नहीं हो रहा है, कहना गलत होगा। जी जी कोई भी विषय लेकर के अगर विद्यार्थी पढ़ रहा है और जब तक उसको अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका शोषण ही होगा। और रोजगार के तमाम अवसर हैं। नई शिक्षा पद्धति ने तो थोड़े, और मैं कहूँ कि रोजगार के अवसर, नए दरवाजे खोल दिए हैं। तो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जी अब समय जाएगा, नहीं तो विदेशों से लेकर के, दूतावासों से लेकर के, हमारे जापान के जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं वो यही सब तो करते हैं ना, दूतावासों में जाते हैं, व्यापार करते हैं और सब काम करते हैं। तो अपने आपको दोयम दर्जे का विषय या हीन विषय समझ करके न पढ़ें, वो उत्साह से पढ़ें और वो आगे बढ़ेंगे। बाजार उनका जो है कि बाहें फैला करके प्रतीक्षा कर रहा है कि अच्छे विद्यार्थी मिले। मीडिया, स्कूल, कॉलेज सब हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत समस्याएं तो हर जगह आती हैं, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कम समस्याएं नहीं है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो पूरा जीवन है वो विद्यार्थियों के बीच में गया है, अभी भी बीत रहा है। सो आप सभी विद्यार्थियों के बीच में किस प्रकार की चीज़ें देखते हैं और उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सिर्फ हिंदी कम्युनिटी नहीं, बाकी विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों को संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अपने समय की महत्ता को समझिए। जी। अगर 4 वर्ष आप पढ़ाई कर लेते हो जी जान लगा करके, तो आगे की आपकी 40 साल की जो जिंदगी है वो सुधर जाएगी। जी। आप जिस प्रकार किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हो और 5 साल 7 साल में उसका 2 गुना मिलता है, आप छात्र जीवन में अपना समय लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ आप अपना जितना समय लगाओगे उसका 10 गुना मिलने वाला है, 20 गुना मिलने वाला है। जी। साथ ही साथ मिलने वाला नहीं है। जब आप विद्यार्थी जीवन में समय को, बाकी सबको समझते रहोगे तो आप एक अच्छे नागरिक बनोगे जो एक देश के निर्माण की महत्वपूर्ण इकाई बनती है। तो जब हमारे देश के विद्यार्थी मजबूत होंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा राष्ट्र, जो प्रधानमंत्री जी 2047 में जी, विकसित भारत की राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो तभी संभव है जब हमारे विद्यार्थी अपने कार्य के प्रति जागरूक होंगे, सक्रिय होंगे। तो समय का ध्यान रखें। जी सर, आपके साथ बात करके सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप कौन से रचनाओं पर काम कर रहे हैं? बहुत सारी किताबें भी आप लिख रहे हैं, ऐसा हमको पता चला है। तो उन किताबों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। वर्तमान में मैं 21वीं शताब्दी के उपन्यासों पर कार्य कर रहा हूँ। एक मेरी पुस्तक आई भी है जी, जिसमें आज़ादी के बाद के उपन्यासों पर मैंने कुछ समीक्षात्मक आलेख लिखे हैं। हिंदी के उपन्यासों को, 21वीं सदी के हिंदी के उपन्यासों को लेकर के मैं एक आलोचनात्मक पुस्तक तैयार कर रहा हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारे जागरूक रचनाकार हैं वे समाज के विविध पक्षों को लेकर के सकारात्मक भाव से लेखन का कार्य कर रहे हैं और साहित्य समाज को निश्चित ही एक दिशा देने का कार्य करेगा जिस साहित्य की आज रचना हो रही है। सर, हमारी जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उनकी आप क्या भूमिका देखते हैं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर के? जो वर्तमान में अपनी केंद्र सरकार है वो भाषा के प्रति सजग है जी। वह बार बार कह रही है कि मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा का मतलब उसके महत्व को समझा जा सकता है और मैं उस बात से सहमत हूँ। मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, संदेश तो नहीं दे सकता कि जब हमारी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन हमें अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने नहीं, थोपने का भूत सवार है जी। और हमारा बच्चा अपने जीवन का लंबा समय विषय को समझने की अपेक्षा अंग्रेजी को समझने में अपनी सारी ऊर्जा की खपत कर देता है। परिणाम ये होता है कि उसकी भाषा पीछे चली जाती है,
चीन जापान जैसे देश हैं जो अपनी भाषा में पढ़ करके दुनिया के जी बिल्कुल। सर्वश्रेष्ठ देशों में, अग्रणी देशों में हैं। बिल्कुल, वहाँ के विद्यार्थी अपनी भाषा में पढ़ाई करते हैं। जी तो हम अंग्रेजी के लिए, निश्चित ही अंग्रेजी का मैं विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी आनी चाहिए दुनिया से भाषाएं जुड़ने तो लोगों के को लिए। सीखनी चाहिए, सीखनी जितनी अधिक चाहिए। भाषाएं आ जाए उतनी अच्छी हैं। अधिक से अधिक भाषाएं आए, लेकिन बच्चों को बोझ बना करके नहीं, अंग्रेजी में ही विकास हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा सीखने दीजिए, उसमें सोचने दीजिए, हम्म, और जब वो अपनी मातृभाषा से जुड़े रहेगा तो चिंतन करेगा अपनी भाषा में, फिर उसका मौलिक चिंतन होगा, और उस मौलिक चिंतन के माध्यम से वो समाज को, राष्ट्र को, दुनिया को दे सकेगा। तो मैं सरकार की इस नीति का पूर्णतः समर्थक हूँ जी कि मातृभाषा का समर्थन होना चाहिए, हिंदी का भी समर्थन होना चाहिए। आप देख ही रहे हैं हाँ बिल्कुल। जब हम लोग महाराष्ट्र भारत में विदेशी भाषाओं को सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, जापानी सीख बिल्कुल। सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी क्यों ना भाषा हम अपनी भाषा को बढ़ावा दें, पहले उसको सीखें। हाँ बिल्कुल। और विदेशों में तो लोग पढ़ रहे हैं हमारी भाषा को। जी सर, हम लोग अभी अपने इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर हैं, और अब हमारा शुरू होता है रैपिड फायर क्वेश्चन, जहां पर आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं। सर आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल। सर पहला प्रश्न ये है कि आपकी पसंदीदा हिंदी किताब कौन सी है? कविताओं में देखेंगे तो रामचरितमानस, जिससे मेरा लगाव बचपन से है। इधर की पुस्तकों में देखेंगे तो सूर्यबाला जी मेरी प्रिय लेखिका हैं, और वेणु की डायरी, उनका एक उपन्यास 2017 में ही आया है, तो अभी तो मेरे लिए वो सबसे प्रिय है। सर अगर आपको चुनना हो कविता या निबंध, तो किसको चुनेंगे? निबंध। वाह। एक शब्द में आप खुद को कैसे परिभाषित करेंगे? मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर जापान में रहते हुए आपका पसंदीदा खाना क्या था? वहाँ पर मैं फल खा लिया करता था। बाकी मेरे खाने के लायक वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ के फल, दूध, सब्जियाँ मुझे अच्छे लगते थे, बाकी मैं अपना भारतीय भोजन ही करता था। वाह क्या बात है। सर अगर आप प्रोफेसर, लेखक नहीं होते तो आज क्या होते हैं? समाज सेवी होता। मुझे लगता है मैं समाज सेवा अच्छे से कर सकता था। वाह। सर दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, चाय, कॉफी? चाय। पढ़ाने में आपको ज्यादा मजा आता है भारतीय छात्रों को या विदेशी छात्रों को? मेरे लिए दोनों छात्र हैं, और मैं दिल से पढ़ाता हूँ अपने छात्रों को। सर आपका पसंदीदा यात्रा स्थल कौन सा है? दिल्ली, और कोई खास जगह? राजघाट, जहाँ पर गांधी का समाधि स्थल है, मैं वहाँ पर जाता हूँ हर बार, प्रेरणा मिलती है मुझे। और कृष्ण का वृंदावन, मथुरा। कौन भूल सकता है। सर आपकी जिंदगी का लाइफ मंत्र क्या है? न रहो न निराश करो मन को, वाह। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। वाह वाह वाह। सर हिंदी दिवस आपके लिए, हिंदी दिवस पर आपके लिए एक पंक्ति में परिभाषा। हिंदी हमारी भाषा नहीं, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, और इसे हमें अपने तन मन धन से इसके विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। सर अंतिम में आपको एक अपील करना है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है अनकही विद राजेश, उसे सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। अनकही विद राजेश जी, यह एक अच्छा चैनल है, इनकी बहुत अच्छी शुरुआत एक तरह से है, और बड़े बड़े विद्वानों का ये साक्षात्कार लेकर के आप सबके सामने पहुंचा रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इनका YouTube चैनल देखें और उसको सब्सक्राइब करें, यानी इनके कार्य को बढ़ावा देने का एक तरह से हम ही संबल हो सकते हैं। और मैं इनको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप इस प्रकार, यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आप इसको आगे बढ़ाते रहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे इस सीरीज का नाम है सफलता के राही, और हमारा प्रयास है कि हमारे सभी जो दर्शक हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सभी सफलता के राह पर अग्रसर होने चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रख करके अनकही विद राजेश का एक प्रयास है। हम अलग अलग व्यक्तिमत्व को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज हमने चर्चा की हिंदी दिवस पर, हमने विचार जाने डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे सर का। आज की चर्चा यहाँ पर विराम लेती है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और दूसरे की सफलता में सहभागी बन सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।